हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमें एप्लीकेशन पढ़ना है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेक्चर आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपको लेक्चर नंबर 4 समझ में आने वाला है। चलिए फिर कोई भी समय वेस्ट ना करते हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस और हम देख रहे हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो बच्चों, कोई भी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये हम डायमेंशन एनालिसिस के मदद से बता सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन में हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम इसमें यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? देखिए, अच्छे से ध्यान देना है आपको। हम आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, मतलब डायमेंशन एनालिसिस के क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। तो फर्स्ट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, हम डायमेंशन के हेल्प से बताने वाले हैं। अब टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प हम लेने वाले हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के जो क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है, उनका अगर डायमेंशन सेम है, तो हम कह सकते हैं वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, लेट्स सी सम एग्जांपल। सपोज मेरे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ऐसी अगर मेरे पास इक्वेशन है तो मैं इसको पढ़ने वाला हूं ईच टर्म। क्या पढ़ने वाला हूं? ईच टर्म। मतलब a हो गया मेरा ईच टर्म, b हो गया मेरा ईच टर्म और c भी हो गया मेरा ईच टर्म। तो मेरा ईच टर्म का अगर डायमेंशन सेम होता है तो भी मैं कह सकता हूं ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। मैं जो बता रहा हूं उसकी तरफ आपको फोकस करना है डायमेंशनली करेक्ट। अभी डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है, आपको धीरे धीरे समझ में आने वाला है। लेट्स सी एग्जांपल। हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। सपोज आपके पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब इस इक्वेशन को हमें बताना है राइट है या रॉन्ग है। वैसा तो बहुत सारे बच्चों को पता चल ही गया होगा ये इक्वेशन कैसी है। तो कैसा करना है, देखो सबसे पहले लेना है LHS। LHS में आपकी कौन सी टर्म है? v मतलब क्या है? आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो डायमेंशन है, अभी आपको डायमेंशन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डायमेंशन मैंने लेक्चर नंबर 3 में करवाए हैं, तो एक बार आप लेक्चर नंबर 3 जरूर देखें। अगर आपको डायमेंशन आता है तो मैं आज जो बताने वाला हूं वो आपको समझ में आने वाला है। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब L1 और T-1। ऐसा डायमेंशन मेरा किसका है? वेलोसिटी का है। अब RHS में मुझे देखना है फर्स्ट क्वांटिटी मेरी कौन है? u मतलब वंस अगेन मेरे पास क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फिर एक बार डायमेंशन मीटर पर सेकेंड, मतलब m0, L1 एंड T-1। अब मेरा बचता है सेकेंड क्वांटिटी RHS में, वो है आपका 80। RHS में आपको ईच टर्म का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मैं सॉल्व करूंगा एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब m0 L1 T-2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब t का डायमेंशन क्या होता है? t ही होता है। तो इस तरह से इस डायमेंशन को मैं लिखूंगा m0 L1 T-2 प्लस 1 इज इक्वल टू T-1। तो मेरा डायमेंशन आ गया। v का डायमेंशन मेरा है 0 1 -1, u का डायमेंशन है 0 1 -1 और 80 का भी डायमेंशन है 0 1 -1। तो यहां से मुझे पता चल रहा है डायमेंशन ऑफ ईच टर्म बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन
both side of the equation be same। अब देखो दोनों भी साइड में ईच टर्म का डायमेंशन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, देन वी कैन राइट सेम, देन दिस इक्वेशन डायमेंशनली, इसके तरफ फोकस करना है, डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन मेरा डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है ये हम डायमेंशन के हेल्प से बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी करता हूं तो भी मेरा ये डायमेंशन ऐसे ही आने वाला है, तो फिर अभी ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। इसलिए डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है ऐसा मैं यहाँ पे बता सकता हूं। हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, या फिर नहीं लिखा है तो लिख लो। हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उसमें टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो कोई भी जो इक्वेशन है वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है वो हम चेक करने वाले हैं। उसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल की आज आप क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो और एक इक्वेशन हम देखेंगे जो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सपोज दी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को डायमेंशनली चेक करना है करेक्ट है क्या नहीं के, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है। पहले क्या लेंगे, LHS। LHS में कौन दिया है, यस। यस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, मतलब यल को डायमेंशन आएगा। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जब तक आप डायमेंशन का लेक्चर देखेंगे नहीं तब तक आपको आगे का कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो प्लीज एक बार आप वो लेक्चर देखिए। अब RHS में मैं पहले कौन लूंगा, ये टर्म लूंगा ut। अब u मतलब फिर एक बार क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन है m0 L1 t -1 मतलब मीटर पर सेकेंड, और t मतलब इसका डायमेंशन t आने वाला है, मतलब यहां पर आएगा m0 ओके L1 और t -1 + 1 बिकम्स t0। तो ut का भी डायमेंशन क्या आया है, 0 1 0। अब हम लेंगे at स्क्वायर। ओके, नंबर को डायमेंशन होता नहीं है तो नंबर को लेना नहीं है। ठीक है, अब a का डायमेंशन अभी हमने फाइंड किया। a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 0, मीटर मतलब 1 और सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में इसलिए -2। अब t का डायमेंशन होता है t और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो अब हम इसे लिख सकते हैं m0 L1 t -2 + 2 वंस अगेन 0। तो फिर यहां पर भी मैं क्या कह सकता हूं, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम्स सेम, देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये इक्वेशन डायमेंशन वाइज करेक्ट है ऐसा आप बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से ये रफ करता हूं तो इधर कुछ फर्क गिरने वाला है क्या, नहीं गिरने वाला है, तब भी आप क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन क्या है, राइट है। तो वही मैं आपको बताने चाहता हूं। अब इस केस में ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि राइट इक्वेशन क्या है, ऐसी है 1/2 at स्क्वायर, राइट। तो डायमेंशन 100% हमारे लिए यूजफुल नहीं है। डायमेंशन की हेल्प से हम इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ये बता सकते हैं, लेकिन फिजिकली वो करेक्ट है या नहीं है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे और एक एग्जांपल आपको समझने के लिए। मतलब मान लो क्वांटिटी दिया है F = mv²/r। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला दिया है आपको, F = mv²/r। अब आपको चेक करना है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था LHS में आप कौन है, आपका फोर्स। फोर्स का डायमेंशन आपने लर्न किया होगा 1 1 -2, या फिर इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब RHS में है आपका mv²/r। अब इसका डायमेंशन की तरफ अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले आएगा आपका m मतलब मास, मास का यूनिट होता है kg, मतलब m को डायमेंशन आएगा। उसके बाद होता है v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब L1 t -1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन v का स्क्वायर है मतलब इसको भी आ जाएगा स्क्वायर। और r मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, मतलब लेंथ को डायमेंशन आएगा।
तो फिर हम इसको लिख सकते हैं m1 L1। अब देखो ये L 2 into 1 2 टी एज इट इज, 2 into -1 -2। और अब ये जो L1 है इसको ऊपर जाके मैं -1 भी कर सकता हूँ, या फिर नीचे L1 अगर मैं रख रहा हूँ तो फिर M1 L2 L1 कैंसल, मतलब ऊपर 1 टाइम्स L एंड T -2। तो अब मुझे बताओ आप LHS का जो डायमेंशन है और RHS का जो डायमेंशन है वो यहाँ पर कैसा है, सेम है। तो मैं कह सकता हूँ दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। मैं बार बार आपको डायमेंशनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 नंबर भी लिखता हूँ तो भी यहाँ पर कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। तो डायमेंशन हमें सिर्फ कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है उतना ही बताता है। तो ये हमने देखा फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हमने देखा कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये आप बता सकते हैं। और भी कुछ इक्वेशन है जो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, जैसे कि v² = u² + 2a। तो यू कैन ट्राई दिस एट योर होम फॉर होमवर्क, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द सेकेंड एप्लीकेशन जिसका नाम है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी one system of unit into other। okay, to convert physical quantity one system of unit into the other system of unit। बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे एग्जांपल, जैसे कि आपको क्वांटिटी दी है 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन यानी होता है 10⁵ डाइन। अभी न्यूटन यानी आपको समझ में आना चाहिए ये फोर्स क्वांटिटी के बारे में है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। मतलब एक यूनिट्स में से दूसरे यूनिट्स में हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन करने वाले हैं, और उसके लिए हम हेल्प लेने वाले हैं डायमेंशन की। अब मान लो अगर ये आपको पता नहीं है, आपको एमसीक्यूज में आ गया, आपको कोई क्वेश्चन आ गया 1 न्यूटन यानी कितना डाइन, तो आप कैसा करेंगे? बहुत ही आसान है, डायमेंशन की हेल्प हमें लेना है। फर्स्ट स्टेप, आपको यहाँ पे कॉलम बनाना है जैसा यूनिट्स और इधर कॉलम बनाना है सीजीएस यूनिट। आप चेक करना है न्यूटन और डाइन में जैसा यूनिट कौन है आपका, न्यूटन। ओके, ऐसा लिख लिया। और सीजीएस यूनिट कौन है आपका, डाइन। तो 1 न्यूटन यानी कितना डाइन है पता नहीं है, तो इसको हम x डाइन बोलेंगे और इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1। अब न्यूटन यानी किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका डायमेंशन जो आएगा वो आएगा 1 1 -2। और ये चीजें मैं पहले भी करवा चुका हूं, बस आपको एक बार लेक्चर नंबर 3 देख कर आना है। अब देखते हैं x इज एज इट इज। अब मुझे बताओ इसका डायमेंशन क्या रहेगा। अब डाइन मतलब ये भी किसका यूनिट है, फोर्स का ही यूनिट है, लेकिन सीजीएस यूनिट है। तो मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर में बता चुका हूं, अगर आपका यूनिट चेंज होता है, या फिर मैंने नहीं भी बताया होगा, अगर आपका यूनिट चेंज होता है तो आपका फिजिकल क्वांटिटी चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। मतलब मान लो मास क्वांटिटी है जिसका यूनिट है केजी और उसका यूनिट है ग्राम। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाने के बाद आपकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती नहीं है। मतलब न्यूटन में जो डायमेंशन आएगा डाइन में भी वही डायमेंशन आएगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो हमारी वही है। ये भी हमारा फोर्स है और ये भी हमारा फोर्स है, बस अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वो दिए हैं। तो डायमेंशन दोनों की तरफ कैसे आने वाले हैं, सेम आने वाले। अब चेंजेस की तरफ आपको ध्यान देना है। अब बताओ यम मतलब क्या होता है आपका, मास। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी पावर 1 एज इट इज। यल मतलब होता है लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर पावर 1 एज इट इज। टी मतलब होता है टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड और पावर -2 एज इट इज। ओके, अब यहां पर अच्छे से ध्यान देना है। यम मतलब है मास, मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। अब देखो चेंजेस समझ में आ रहे हैं। यल मतलब लेंथ, लेंथ का सीजीएस यूनिट होता है मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। देखो गड़बड़ हो गई अभी। और टाइम मतलब, टी मतलब टाइम, और टाइम का सीजीएस यूनिट होता है सेकेंड। देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सेकेंड ही रहेगा।
राइट। अब मुझे बताओ ये सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इधर क्या बचा बताओ अभी, kg/1 और यहाँ पे मीटर/1, राइट। और इधर क्या बचा है, x इन ब्रैकेट ग्राम/1 इंटू सेंटीमीटर/1। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे बताओ ये kg/1 इंटू मीटर/1, दिस ब्रैकेट आपका मल्टीप्लाई में है तो यहां पर आ जाएगा डिवाइड में, मतलब ग्राम/1 इंटू सेंटीमीटर/1, दैट इज इक्वल टू x। अब मुझे बताओ x इक्वल टू क्या है ऊपर, kg/1 मीटर/1, मैंने एक बार लिख लिया है इसको, ग्राम/1 और सेंटीमीटर/1। अब बताइए kg, ये पावर को देखना नहीं है, इसका हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखना नहीं है। ये 1 kg है, 1 kg यानी कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब इसका पावर 1 था तो इसका भी आएगा 1। अब 1 मीटर यानी कितना होता है, 100 ऑफ सेंटीमीटर, तो इसका पावर 1 है तो इसका पावर भी 1। और नीचे आपको कुछ करना नहीं है। अब बताओ सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम कैंसल, देन मुझे बताओ ये 1000 और ये 100, मतलब एक के पास 3 0 और इधर 2 0, मतलब कुल मिला के 5 0, देन वी कैन राइट 10⁵ मतलब x की जो वैल्यू आ गई है 10⁵ आ गई है। तो वो वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो मुझे 1 न्यूटन की जो वैल्यू मिलने वाली है वो 10⁵ टाइम यहाँ पर मिलने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम दूसरा एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम इनटू द अनदर सिस्टम, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को लेके गए। जैसे कि 1 न्यूटन ये हो गया SI यूनिट्स और उसका 10⁵ हो गया डाइन CGS यूनिट, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट्स में से दूसरे यूनिट्स में मैंने क्या किया है, कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये आप एक बार लिख लो। हम और एक एग्जांपल करवाते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, वो हमें जरूरी भी है। चलो तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज आपको पूछा है 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग। अब आपको क्वांटिटी दी है 1 जूल यानी कितना अर्ग। आपको कोई भी एग्जाम्पल आने दो, मैं जो स्टेप बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। द फर्स्ट स्टेप इज SI यूनिट का कॉलम और इधर CGS यूनिट का। तो आपको SI और CGS यूनिट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अब मुझे बताओ जूल यानी होता है SI यूनिट, जूल यानी होता है SI यूनिट, और अर्ग होता है आपका CGS यूनिट। तो हमें पता है क्या 1 जूल यानी कितना अर्ग है, ऐसा हमें पूछेंगे तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, x, और इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1। ठीक है, इधर हमने लिखा SI और इधर लिखा हमने CGS। जूल है इसका SI यूनिट और अर्ग है उसका CGS यूनिट। अब बारी है डायमेंशन की। अब जूल यानी क्वांटिटी होती है फोर्स, वर्क, टॉर्क। डायमेंशन से एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें पता नहीं चलती है, तो ये भी डायमेंशन का लिमिटेशन है या फिर ड्रॉबैक्स है। तो जूल मतलब हम अगर वर्क कंसीडर करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन 1 1 -2 और डिस्प्लेसमेंट का L1, देन वी कैन राइट 1 2 -2। तो डायमेंशन ऑफ जूल, जूल या फिर वर्क जो है 1 2 -2। ठीक है, तो ये तो मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में करवा चुका हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, इसलिए सर आपको डायमेंशन नहीं बता रहे हैं, तो फिर भी आप लेक्चर नंबर 3 देखिए। ठीक है, तो अभी डायमेंशन क्या आया 1 2 -2। तो मुझे बताओ अगर मैं एक यूनिट्स में से दूसरे यूनिट्स में जाता हूं तो डायमेंशन चेंज होने वाला है क्या, तो उसका आंसर है नहीं, डायमेंशन वही रहने वाला है 1 2 -2। अब कहानी चालू होने वाली है यहां से, आप ध्यान देना है। यम मतलब होता है मास। यम मतलब मास, मास का ऐसा यूनिट होता है kg, पावर है 1। यल मतलब लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, अब पावर कितना है 2, और टाइम का होता है सेकेंड, और पावर है -2। x। अब ध्यान दो, यम मतलब मास
मास का सीजीएस यूनिट है बेटा ग्राम, लेंथ का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पावर 2, एंड टाइम का तो यूनिट सेकेंड ही रहने वाला है, या कोई भी यूनिट्स में चले जाए। अब सेकेंड और सेकेंड आपका क्या होने वाला है, कैंसल। तो इधर बचा है आपका kg⁻1 इंटू मीटर स्क्वेयर। आप मुझे बताओ, ये मल्टीप्लाई में से आ गया डिवाइड में, ये भाई साहब भी मल्टीप्लाई में से आ गए डिवाइड में, तो इधर बचता है आपका x। देन मैं अभी लिख सकता हूं x इक्वल टू kg⁻1 इंटू मीटर स्क्वेयर अपॉन ग्राम⁻1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, थोड़ी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसको देखना नहीं, यहाँ पर देखना है। दैट इज 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1000 ग्राम, इसका पावर 1 है तो यहाँ पे पावर 1 आएगा। दैट इज 1 मीटर। अब अच्छे से ध्यान दो, 1 मीटर यानी होता है 100 ऑफ सेंटीमीटर। अभी इसका स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर आएगा और इसको भी स्क्वायर आने वाला है, ये थोड़ा सा नया है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर मैंने लिया, लेकिन यहाँ पर जो पावर आएगा वो पावर दोनों भी चीजों को यहाँ पे आपको लेना है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा लिखा तो फिर गड़बड़ कर जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसको भी स्क्वायर आएगा, बाकी नीचे कुछ करना नहीं है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कैंसल। देन 1000 यानी 10⁻3, जितना जीरो है उतना पावर लिखना है। 1 के आगे अगर 3 जीरो है तो 10⁻3। अब यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पे 100 का स्क्वायर जो आएगा वो 10,000 आएगा। देन x इक्वल टू 10⁻3, 1 के अगर 4 जीरो है, 1 के आगे अगर 4 जीरो है तो उसको हम 10⁻4 लिखेंगे। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो बताओ x बराबर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो एक बार लिखा, पावर की क्या होंगी, एडिशन, मतलब x इज इक्वल टू हो गया आपका 10⁻7, और उसको अगर हमने इक्वेशन 1 में रखा तो मुझे बताओ आपका 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। ये हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स किया। देन यू कैन ट्राई, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी, बताओ क्या आएगा, पास्कल के लिए क्या आएगा आप लोग बताओ। पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का। तो प्रेशर का, प्रेशर पता है ना आपको, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका, पास्कल। तो सीजीएस यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको होमवर्क को क्या करना है, ट्राई करना है। देन अब हम देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन। अभी थोड़ा ही टॉपिक हमारा बचा है बच्चों, बच्चे दिल के सच्चे, पढ़ाई करते हैं कच्चे, कच्चे करते हैं क्या, नहीं अच्छे करते हैं ना, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं, अभी हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। थर्ड एप्लीकेशन, टू गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन different physical quantity, okay, to use the relationship between physical quantity या फिर different physical quantity, एक शब्द में अगर बता दूं तो हम अब यहाँ पर फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम which depends on length, कॉमा बताइए लेंथ, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कोई चीज है कि जिसपे हमारा टाइम पीरियड डिपेंड करता है, चलो देखते हैं, अगर होगा तो हम ले लेंगे। अभी देखो कैसा करना है, अभी लेवल बढ़ रही है इसलिए अच्छे से ध्यान देना है। क्या करना है देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब टी, पहले किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर, तो हम इसको लेंगे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब टी लेंथ के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड, और इसका पावर लेंगे हम एक्स।
ठीक है। उसके बाद टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लेंगे g और उसका पावर लेंगे y। ध्यान देना है मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। टाइम पीरियड जिस चीज, जो क्वांटिटी है जिस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, उनका रिलेशन आपको लेना है। अब मैं अगर इनको साथ में लिखता हूं, देन वी कैन राइट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l पावर x इंटू g पावर y। अब इसको मैं इक्वल टू लिखता हूं तो मेरे पास कांस्टेंट आने वाला है, देन l पावर x इंटू g पावर y, एंड दिस विल बी द बिकम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हमें रिलेशन प्रूफ करने के लिए डायमेंशन की क्या हेल्प होने वाली है ये हम देखेंगे। तो फिर एक बार l पावर x, देखो अभी क्या करना है, हियर t इज इक्वल टू k, ओके। l मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है l1 और उसका पावर है x, ठीक है। g मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ओके। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब L1, सेकेंड स्क्वायर मतलब t मतलब डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर है इसलिए t-2, और पावर को कुछ भी करना नहीं है। देन t इज इक्वल टू k, सॉल्व करेंगे, L x इंटू 1 x, हियर L y इंटू 1 y, t -2 इंटू y -2y, ठीक है। देन आफ्टर दैट t इज इक्वल टू, चलो ठीक है, t का भी डायमेंशन ले लेते हैं। t का डायमेंशन कैसे आएगा बताओ, m0 l0, t का डायमेंशन t को आने वाला है, देन k। अब मुझे बताओ, l 2 बार है, इसको एक बार ले लो, पावर की क्या होंगी, एडिशन मतलब x प्लस y, और t का पावर है -2y। अब क्या करना है बच्चों, l को इस l के साथ कंपेयर करना है, मतलब l रेज टू x प्लस y और हियर l रेज टू 0। इस l को इस l के साथ कंपेयर करना है, तो यहां पर कंपेयर अगर करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस ऑफ y, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब t को कंपेयर करेंगे t के साथ, मतलब t रेज टू -2y इज इक्वल टू t रेज टू 1, t रेज टू -2y इज इक्वल टू t रेज टू 1। t को m के साथ तो कंपेयर नहीं करेंगे, ये तो पता है। अब मुझे बताओ, -2y इज इक्वल टू क्या आएगा 1, मतलब y इक्वल टू आएगा आपका -1/2। y इक्वल टू अगर -1/2 है, देन x इक्वल टू माइनस, बताओ y कितना आया है -1/2, देन माइनस माइनस बिकम्स +1/2। तो x की वैल्यू आई है +1/2, y की वैल्यू है -1/2। ये सभी वैल्यू को हम रखने वाले इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो बताओ फिर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, t इज इक्वल टू k x l, सॉरी t इज इक्वल टू l रेज टू x, x की वैल्यू क्या है 1/2, और g y की वैल्यू क्या है -1/2। अभी हो गया है k l रेज टू 1/2, ये g को अगर मैं डिवाइड में भेजता हूं तो उसका पावर हो जाएगा प्लस, मतलब t इज इक्वल टू k l रेज टू 1/2 अपॉन g रेज टू 1/2। देन वी कैन राइट हियर l बाय g, और दोनों को भी मैं एक साथ ही लिखता हूं 1/2, ये भी पता है। l बाय g दोनों का पावर सेम है तो एक बार लिख देता हूं। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास रूट x है तो मैं उसको x रेज टू 1/2 लिखूंगा, अगर मेरे पास रूट y है तो मैं उसको y रेज टू 1/2 लिखूंगा, मतलब रूट का कन्वर्जन 1/2 होता है, तो 1/2 का कन्वर्जन क्या रहेगा, रूट, मतलब x रेज टू 1/2 को मैं रूट x लिख सकता हूँ, y रेज टू 1/2 को मैं रूट y लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली t इज इक्वल टू k l बाय g रेज टू 1/2 को मैं रूट में लिख सकता हूँ l बाय g। तो इस तरह से t इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन आई है k अंडर रूट ऑफ l बाय g। अब बच्चों, ये जो k की वैल्यू होती है ये होती है 2π, कितनी होती है 2π, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या आया, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l बाय g, मतलब ये हमारा फॉर्मूला है टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, जो हम 12th में भी स्टडी करने वाले हैं। मतलब बच्चों देखो, जो फॉर्मूले आपको याद नहीं है या फिर याद होने वाले हैं, ऐसे फॉर्मूले जो हमें पता ही नहीं है
उनको हमने खुद ने क्या किया है, प्रूफ किया है। सिर्फ हमको थोड़ा सा डेटा पता था और थोड़ा सा हमने क्या किया, डायमेंशन एनालिसिस का क्या किया, यूज किया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको हो सकता है, लेकिन मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो, इसका प्रैक्टिस आप करने वाले हो, और मैं आपको और एक एग्जांपल समझा के देता हूं, मतलब आपको वो और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो रफ कर दो, अभी कर दो सर, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है सबको? सर आपने लिखा ही नहीं, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। पहला दिया है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, दूसरा दिया है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ले लो। ओके ओके, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कुलर मोशन, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज डूइंग सर्कुलर मोशन, तो वो डिपेंड करेगा फोर्स काय के ऊपर। ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, वो उसका मास है यम, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। तो उसका जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, एंड लास्ट एक हम लेते हैं उस सर्कल के रेडियस के ऊपर, इन सारे चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बताओ उस फॉर्मूला, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा। अब फोर्स और इन सारे क्वांटिटी के बीच में हम क्या डिराइव करेंगे, रिलेशन, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन क्या चल रहा है, टू गिव्स और टू डिड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। आज का लेक्चर बहुत ही लेंथी हो रहा है, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि एप्लीकेशन 4 है और हमको 4 के 4 एप्लीकेशन एक ही लेक्चर में अगर हम खत्म करेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बताओ कौन सी क्वांटिटी हमारी फोर्स, बताओ सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, उसका पावर लेंगे x। देन नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, उसका पावर लेंगे y। नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस, उसका पावर लेंगे z। यहां तक की स्टोरी क्लियर है? स्टोरी नहीं है, कंसेप्ट है। ओके, फोर्स मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कितना डिपेंड कर रहा है पता नहीं, तो उसका पावर हम x y z मान के चलेंगे, ठीक है। अब इसको अगर एक साथ लिखता हूं तो m पावर x इंटू v पावर y इंटू r पावर z। देन वी कैन ऑल्सो राइट प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं कांस्टेंट में लेके जाऊं तो m पावर x v पावर y r पावर z। अब हम फटाफट डायमेंशन निकालेंगे, तो बताओ फिर अभी जल्दी से। मास के लिए डायमेंशन आएगा m1, उसका पावर है x। वेलोसिटी को डायमेंशन आएगा L1 t माइनस 1, उसका पावर है y। और रेडियस को भी L1, उसका पावर z। अब ये इतने डायमेंशन मैंने फास्ट बताए इसलिए है क्योंकि आपको डायमेंशन आना चाहिए, नहीं आता है तो इसके पहले का लेक्चर एक बार देख लो, ठीक है। अब हाँ यहाँ पर लिखता हूं फोर्स इज इक्वल टू k। अब देखो m पावर 1 इंटू x, सो x इंटू 1 इज इक्वल टू x, सॉरी m is as it is और x into 1 x, here L y into 1 y t y into minus 1 minus y, ठीक है। then L z into 1 z, ठीक है। कैसे ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने समझ में आ रहा है, m ले लिया, इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ठीक है। बाकी बेस को कुछ भी करना नहीं है। देन f इक्वल टू k, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। m पावर x, L 2 बार है, एक बार लिखेंगे, पावर की क्या होने वाली है, एडिशन y प्लस z, और t का पावर है माइनस y। अब इधर फोर्स का भी डायमेंशन मुझे पता होना चाहिए, तो बहुत बार मैंने आपको बताया फोर्स का डायमेंशन याद करो, वो आ गया तो सब कुछ आ गया। 1 1 माइनस 2, सब कुछ नहीं आ गया लेकिन थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 माइनस 2 और हियर k। अब मुझे बताओ m पावर x, l पावर y प्लस z और t पावर माइनस y। यहाँ पे आपने k नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, हम बाद में भी लिख सकते हैं। नहीं कोई बच्चे बोलेंगे सर k किधर गया, तो किधर नहीं गया, उसका वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली बताने वाले हैं, जो कि 1 ही रहने वाला है, ठीक है। ओके, अब कंपेयर करो, m पावर x इज इक्वल टू m पावर 1, मतलब x का वैल्यू आ गया 1। दूसरी चीज L पावर y प्लस z इज इक्वल टू L पावर 1,
मतलब y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर दूंगा 1। एंड द लास्ट थिंग इज t रेस टू माइनस y इज इक्वल टू t रेस टू माइनस ऑफ 2। ये -2 है और ये z है, कंफ्यूज होना नहीं है। सो माइनस y इज इक्वल टू -2, ये 2 है, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y की वैल्यू आ गई आपकी 2। ये 2 वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं तो y की वैल्यू रखना है ना मुझे 2, y की वैल्यू कितनी है 2 प्लस z इज इक्वल टू क्या है 1। तो यहां से z की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2, मतलब z की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन नंबर, इसको 2 ले लेता हूं मैं, 1 है, उसमें हमें ये क्वांटिटी क्या करना है, प्लेस करना है। तो इतना आपने राइट कर लिया होगा। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या है। हमारी इक्वेशन नंबर 1 f इक्वल टू के m पावर x, x की वैल्यू कितनी आई है 1, फिर v पावर y, y की वैल्यू कितनी है हमारी 2, और फिर हमारा है r और उसका पावर है z, तो उसकी वैल्यू आई है हमारे पास -1। Therefore we can write k m पावर 1 को मैं m लिख सकता हूं, v स्क्वायर एज इट इज, और r माइनस 1 नीचे गया तो r हो गया +1, और यहाँ पर k की वैल्यू 1 आ गई 1 बाय एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ f इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला जो है, या फिर फोर्स का फॉर्मूला जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट डूइंग इन सर्कुलर मोशन, दैट इज f इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, जो हमको पता नहीं था, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने उसको डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से सॉल्व किया है, जो आया है mv स्क्वायर बाय r। बच्चों, 4th नंबर का एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही आसान है। हमको डायमेंशनल कांस्टेंट जो होते हैं उनके डायमेंशन आपको क्या करना होते हैं, सॉल्व करना होते हैं। तो कुछ उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो आप कर पाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और बहुत ही आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए f का फॉर्मूला मेरे पास gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। 4 नंबर का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, जो कांस्टेंट है उनके डायमेंशन कैसे फाइंड करना है। तो देखो f इज एज इट इज, r ऊपर गया r का स्क्वायर, m1 नीचे आ गया, m2 नीचे आ गया, इधर क्या बचा g, उसको इधर नहीं लिख के मैं इधर लिखता हूँ। तो g का फॉर्मूला बन गया fr स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आप फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे, r का आपको पता है, m1 का आपको पता है, m2 का चलो जल्दी ले लेते हैं। फोर्स का है m1 L1 T-2, थोड़ा फास्ट हो गया सर, L का 2, मतलब L का डायमेंशन है 1, रेडियस का मीटर, स्क्वायर है इसलिए L2। ठीक है, और इसका kg मतलब m का आ गया 2। तो फिर इसको मैं लिखूंगा m1 m2 क्या हो गया कैंसिल, नीचे m1 बचा जो ऊपर हो गया -1, L1 L2 L3 और t इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया है -1 3 -2। तो बच्चों आई होप आपको ये 4th नंबर का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, E इज इक्वल टू HV, HV नहीं पढ़ते इसको, H क्या पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू H क्या पढ़ते हैं बताओ, H न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो E मतलब आपका होता है एनर्जी, H मतलब आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू मतलब आपका होता है फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये होता है आपका एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन है, इसमें हम H का डायमेंशन E बाय न्यू ऐसा कर सकते हैं। तो न्यू का जो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसका डायमेंशन होता है T-1, और एनर्जी का आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से करना है। तो ये है आपको होमवर्क। तो बच्चों आज हमने लेक्चर नंबर 4 में फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म किया है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा, या कुछ बच्चों को समझ में नहीं भी आया होगा
तो वो बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन मुझे ये लगता है जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। तो आशा करता हूँ आप फर्स्ट से पूरे लेक्चर हमारे अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं आपका पूरा फिजिक्स बहुत ही अच्छे से और सिस्टमैटिक स्टेप से आपको अच्छे से सॉल्व करके दूंगा और सभी क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो बोलना सही नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और मुझे बताएंगे क्या मैं आप लोगों के लिए और क्या नया कर सकता हूँ, जो मैं आपके लिए करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं इरशाद सर फिजिक्स सॉल्यूशन की तरफ से आपसे अभी विदा लेता हूँ। फिर एक बार मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत ही मजेदार टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।